नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और कोर्ट ने भी जो है केंद्रीय कर्मचारियों का साथ दिया है। कुछ मांगे जो है सरकार ने मान ली हैं और ये जो है बहुत से केंद्रीय कर्मचारियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पूरी खबर देखिएगा। हर ऑर्डर आपके सामने मैं दिखाऊंगा क्या है पूरी खबर। और एक बड़ी मांग जो है सरकार ने पूरी की है उसे भी आपको लास्ट में देखना चाहिए। 8वें वेतन आयोग में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। और हर ऑर्डर की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा, वहां से आप पूरा उसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली न्यूज़ ज़रूर देखिएगा। लास्ट वाली न्यूज़ में आपको 8वें वेतन आयोग से एक बड़ा बदलाव सरकार ने जो किया उसके बारे में मालूम चलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ जो है यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। लेटर क्या हम कह सकते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे होंगे। पेंशन सर्विस ग्रेजुटी अंडर रूल 44 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 केस ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। कैसे संदर्भों में रिटायरमेंट लेना कंपलसरी है, कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है, उसके लिए यहाँ पर सरकार ने आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या लिखा है मैं बता दूं आपको। देखिए, जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष की अहक सेवा पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है और नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन के अनुदान के लिए पात्र हो जाता है, वहाँ अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की राशि उप नियम 1 के तहत गणना की आवश्यकता पेंशन का एक ऐसा भाग प्रतिशत होगा जिसे सक्षम प्रतिशत नियम 40 के तहत स्वीकार कर सकता है। मतलब ये रिटायरमेंट के संदर्भ में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो यूपीएस का अलग से नियम है, आपको पेंशन चालू हो जाती है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई सरकारी कर्मचारी जो 10 वर्ष की अहक सेवा पूरी करने से पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब 10 साल पूरे उसने नहीं किए हैं, उससे पहले वो रिटायर हो जाता है, नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा ग्रेजुटी के अनुदान के लिए पात्र होगा और ऐसे मामलों में सेवा ग्रेजुटी की राशि उप नियम 2 के तहत गणना की जाएगी। ग्रेजुटी का ऐसा भाग प्रतिशत होगा जिससे जैसा कि सक्षम प्रतिघारी नियम 40 के तहत स्वीकार दे सकता है। मतलब उसके पेंशन में कोई गिरावट नहीं आएगी, लेकिन नियम 40 के तहत इसको बदला जाएगा। सभी मंत्रालयों में इसको आदेश को जारी कर दिया गया है। मतलब ग्रेजुटी ही कैसी रकम है जो, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो ओपीएस तो नहीं रहा, आपका जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत आपको 10 साल बाद जो है, जब आप सेवा पूरी कर लेते हैं उसके बाद पेंशन चालू होती है या फिर कुछ भुगतान होते हैं, ऐसे नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें बदलाव किए गए हैं, तो बड़ा बदलाव है। इसको आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिजिटल अटेंडेंस न्यूज़ के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने सभी जगह ये जो अटेंडेंस वाला रूल है वो लागू कर दिया है। कुछ विभागों में नहीं है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, और इस सिस्टम को अवैध माना था, तो उन्होंने केस किया था। देखिए, सरकार अपने कर्मचारियों के दैनिक उपस्थिति लेने के लिए डिजिटल प्रणाली को लागू कर रही है। देश भर में कई राज्यों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है, जबकि कई राज्यों में सरकार अपने कर्मचारियों को डिजिटल अटेंडेंस लेने की तैयारी में है। ऐसे एक मामले में उड़ीसा के प्रधान महालेखाकार कार्यालय में इस प्रणाली को लागू करने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और कर्मचारियों को दलील को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डिजिटल अटेंडेंस किसी भी तरीके से गलत नहीं है, खास तौर पर अगर कर्मचारी के परामर्श के लिए बिना डिजिटल अटेंडेंस लागू की गई तो गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट के क्योंकि लोगों से नहीं पूछा गया था, कर्मचारियों से नहीं पूछा गया था किसी विभाग में, अचानक से इसको लागू कर दिया गया था। तो उन्होंने इसकी गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, उसने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। मतलब अब इसको मानना पड़ेगा और सभी जगह जो है ये सारी चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो है आपके 8 CPC को लेकर है। 8 CPC को लेकर है अगली जो है 8 CPC को लेकर है। इस 8 CPC में बहुत सी चीज़ें जो है पूरी नहीं की गई हैं। तो देखिए, वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कुछ शर्तें और संशोधन की मांग की गई है। और अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी की है, उसे लेकर कर्मचारी संगठन चिंतित नजर आ रहा है। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्ती TOR केंद्र सरकार, कर्मचारी और पेंशन विभागों को तीखी आलोचना की है और यूनियन ने इसको बताया। देखिए, क्या था कि पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हम जब यहाँ पर देखिए, जब TOR देखते हैं, इसमें एक TOR में आप देखेंगे, इसमें एक पेंशन के बात की गई है, लेकिन इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासात्मक एवं कल्याणकारी उपायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। गैर अस्थायी पेंशन योजनाओं के लिए गैर व्यवहित लागत, मतलब पेंशन देने के लिए कितनी लागत रहेगी, जो हमने सचिव नियुक्त किए हैं, चेयरमैन नियुक्त किए हैं, उसका भी इसको ध्यान रखेंगे कि पेंशन के लिए लागत कितनी देनी है, इस पे भारत सरकार पर कोई बोझ ना पड़े। मतलब पेंशन की बात इसमें की गई है, लेकिन कर्मचारी सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जगह फैलाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग पेंशनरों के लिए नहीं है। जो 65 लाख पेंशनधारी हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनको फ़ायदा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ायदा मिलना है, पूरी तरह वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये ख्याल आप छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी कर्मचारी हमें कमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन ये आपके टर्म ऑफ रेफरेंस में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, अगर आप उसको टर्म ऑफ रेफरेंस को ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आउटसोर्स एम्प्लॉय सैलरी को लेकर है। आउटसोर्स भी सोचता है कि अगर 8वां वेतन आयोग आया है तो उनको भी फ़ायदा होगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन में 2 महीने की देरी हो चुकी है, क्योंकि पहले एक आउटसोर्स सेवा निगम लागू होना था, 2 महीने की देरी हो चुकी है। 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग अपनी कंपनी अधिनियम में पंजीकरण करने की तैयारी शुरू कर चुका है। आउटसोर्स सेवा निगम का प्रमुख उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से बचाना और सभी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देना है। आउटसोर्स सेवा निगम गठित होने के बाद कर्मचारियों के न्यूनतम 20,000 मानदेय दिया जाएगा। आउटपुट सेवा निगम के गठन की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी जानते हैं कि 8 CPC में इसका भी जो है उल्लेख है कि जो सरकारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये सरकार इसी का वेट कर रही थी, अब इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से चलने वाला है। तो आउटसोर्स पर्सन जो है, जो प्राइवेट लिमिटेड्स में है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में है, उनके लिए भी ये फ़ायदा 8 CPC देगा। इसके ऑर्डर आ चुके हैं। आपका जो मानदेय है, आपकी सैलरी जो है 20,000 से शुरू होने वाली है। तो ये भी बड़ी खबर है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशंस बाकायदा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी ऑर्डर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।